जो डिस्ट्रॉय होने वाला कंट्री है हमास एंड इसराइल के बीच वो है इंडिया। एंड हमास इज क्रिएशन ऑफ इसराइल। हमास की अटैक करने से पहले सीसीएन न्यूज ने क्लियरली कहा था अमेरिकन ऑफिशियल्स को कि इसमें कुछ ऐसा स्टॉक हो रही मिसाइल्स एंड रॉकेट्स की, उससे हमें कुछ पता चलता है कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल चुप रहा है। एंड आल्सो इजिप्ट से बार बार उनको वार्निंग आ रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है हमास की तरफ से। हमास को तो वैसे भी पता था कि अगर वो अटैक करता है इसराइल के ऊपर तो फायर बैक होने वाला, उसके बावजूद उसने अटैक क्यों किया। सो अब आने वाला था कहानी में ट्विटर नहीं ट्विस्ट नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। जब मैं रिसर्च करा तो मुझे वहां मिला कि जॉर्डन का नाम जो है फीमेल है यार मेल है, मुझे इससे क्या लेना यार बाय द वे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1947 से, यानी कि 1948 में आज़ाद हुआ इसराइल के एक अलग रियासत वजूद में, और उसके बहुत सारे नेकबार जो पड़ोसी ममालिक थे उन्होंने कहा कि हम कभी तस्लीम नहीं करते कि इसराइल एक अलग स्टेट के वजूद में आए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने एक वार छेड़ी उनके दरमियान। वार छेड़ने का नतीजा ये निकला कि जो इजिप्ट और सीरिया एंड लिबनान के जो उसमें भाई इसराइल ने कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक, गाजा एंड आल्सो उसकी मशरकी यरूशलेम को अपने अंडर ले लिया था। तो अब बात करते हैं वेस्ट बैंक एंड गाजा की। तो वेस्ट बैंक और गाजा की बात की तो वेस्ट बैंक में अभी 3 एरियाज हैं, ए बी एंड सी। ए में जो है फुल फलस्तीनी अभी उसमें उनका कंट्रोल है, एंड नंबर बी में फलस्तीन इसराइल का एडमिनिस्ट्रेट की कंट्रोल है, एंड सेकंड सी में तो इसराइल का कंट्रोल है। कंक्रीट वाल्स लगाए हुए जिसके क्रॉस करना किसी फलस्तीनी की बस की बात नहीं। एंड गाजा की बात की जाए तो गाजा में फुल जो उसका कंट्रोल है हमास का। एंड वेस्ट बैंक में कंट्रोल है भाई फातेह का। फातेह और अमन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि अपने डिफेंस भी जरूर करता था लेकिन कुछ शेर खानी उसका नहीं कर उसके कहना नहीं करता था। लेकिन 4-5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। नॉर्थ गाजा सिटी, मिडिल एरिया, खान यूनिस एंड राफा इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं राफा की। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। ये छोटा सा खिता 365 किलोमीटर स्क्वायर पर वाक़। वहाँ की एक बात सुनकर आपको हैरान होगी भाईजान, देखो उस पर 2.2 मिलियन। एंड अगर हम गाजा और वेस्ट बैंक को छोड़ के थोड़ा उसके ऊपर आ जाए तो हमें नजर आएगा भाईजान इसराइल एंड फलस्तीन इज लोकेटेड ऑन मिडिल ईस्ट। नॉर्थ में है लेबनान एंड नॉर्थ ईस्ट में सीरिया एंड ईस्ट में जॉर्डन एंड साउथ वेस्ट में इजिप्ट एंड वेस्ट में मेडिटेरियन सी। अगर हम प्रेजेंट की बात की जाए तो हमास ने 17 अक्टूबर 2023 को हमला किया फलस्तीन इसराइल के ऊपर। के बाद तकरीबन 5000 रॉकेट गिरा दे गए इसराइल के, लेकिन इसराइल कहता है कि 2000 की लगभग 2000 के रॉकेट गिराया गया है। लेकिन वहाँ एक बात और थी, इसराइल वालों के पास आयरन डोम के सिस्टम जो था वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम थी, जो कि रॉकेट जब बरसाए जाते थे उसको हवा में डिस्ट्रॉय किया जाता, लेकिन वो भी नाकाम रहे क्योंकि 5000 बम का और मिसाइल का अचानक आना एक साथ में तो ये इम्पॉसिबल था। के बदले में इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने हमास को बहुत सारे यानी कि बिजली उसके लिए बंद कर दिया गया और उसके लिए गैस, पेट्रोलियम एंड आल्सो बहुत सारे एंड वाटर का भी पाबंदी लगाया गया था। लेकिन उसके बाद इसराइल कभी चुप नहीं रहा, उसने फिर से अटैक किया हमास के ऊपर। हमास के ऊपर अटैक करने के बाद बहुत सारे बच्चे मारे गए, तकरीबन 2900 लोगों की जान मारे गए या लगभग उससे ऊपर भी गए। लेकिन उसमें से जो हॉस्पिटल में जो बम गिराया गया था उसमें तकरीबन 500 बच्चे शहीद हो गए। लेकिन और अगर एवरेज देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। इसराइल जब अटैक करता है तो पहले वार्निंग देता है, लेकिन वार्निंग दिया तो कब किसकी जान बची भाई ये पॉइंट कोई बता सकते हैं। फातिमा की फैमिली को वार्निंग दे दिया गया था कि तुम बिल्डिंग को खाली करो सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट में तुम इसको करने में नहीं लगा सकते भाई, 15 मिनट में पूरी बिल्डिंग खाली हो सकती। लेकिन वहाँ पूरी फैमिली क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जब किसी के घर उजाड़ते हुए देखो हुए ना तब पता चलेगा। अब इसराइल ने हमास को ये कहा कि भैया फिर से एक वार्निंग है आपके लिए, क्या गाजा को छोड़ के चले जाए, लेकिन जाए तो कहाँ जाए, उनकी चारों तरफ से इसराइल है एंड उसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी यानी कि बहरा रूम है। तो भाई बहरा रूम है तो वो जा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी अमेरिकन जो थे मिलिट्री वहाँ खड़े, क्योंकि कोई और इमदाद उनके पास ना पहुंचे और जो इसराइल है वो बाकी कहीं नहीं जाए। और उनके पास एक वाहिद हल था इजिप्ट जाने का। इजिप्ट जाने के लिए रफा से कराची, रफा बॉर्डर था
تھا کراسنگ کرنے کا، لیکن وہاں بھی خان یونس شہر میں بمباری ہو چکی ہے، تو رفح آلریڈی اس کا مطلب کلوز ہے، لیکن اس سے پہلے 2 اور جگہ ہوا کرتے تھے جو اسرائیل کے لیے اوپن تھے، کرم شولم اینڈ ایروز 2 ہی جگہ تھے جس سے ایمرجنسی حالات میں میڈیسن یا اور کوئی اور چیز کا تبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ کراس نکالنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں بیان اور ادر کنٹریز کا ریئیکٹ دیکھیں گے کہ ریئیکٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر بات کریں گے انڈیا کی، جو ہمارا بھی ہم سایہ ہے، آپ بھی انڈیا کے ہوں گے، میں انڈیا کی بالکل بھی خلاف نہیں۔ جب یہ وار چھڑی گئی تو انڈیا کے جو وزیر اعظم ہے مہاتما گاندھی جی نے کیا کہا کہ بھائی میں یہاں اسرائیل میں آیا ہوں ایک انڈیا کے وزیر اعظم بن کر نہیں، ایک یہودی بن کر آیا ہوں، تو ہمیں کوئی اسے پرابلم نہیں، آپ کی سپورٹ پہلے سے تھا تو آلریڈی ہے، مسئلہ نہیں، لیکن اس میں انڈیا بھی لپیٹ میں آیا۔ اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں سب سے جو ڈسٹرائے ہونے والا کنٹری ہے حماس اینڈ اسرائیل کے بیچ، وہ ہے انڈیا۔ پہلے میں پتہ چلتا ہے کہ برٹش والوں نے ہی یہودیوں کے ذریعے ایک اسرائیل کو الگ کیا، لیکن 1945 کے دوران ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی تو برطانیہ کمزور پڑ گیا اور امریکہ کو گھسا دیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا بھائی، اسرائیل وجود میں آ گیا۔ تو اب ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بھائی جان یہ حماس کریشن آف اسرائیل، یہ جنگ چھڑ گئی تو اسرائیل کو آلریڈی پتہ چل چکا تھا کہ کچھ خاص ہونے والا ہے، کیونکہ IDF دنیا کی ون آف دی بیسٹ ملٹری تھی، یعنی کہ نوساد ڈیفینس تھا انڈیا کی، اسرائیل ڈیفینس فورس، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں چلا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچ، ایک چھوٹا خطہ پورے اسرائیل یعنی یونائٹڈ نیشن، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس پورے ایک سائڈ پہ تھے، لیکن پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلا، پتہ ہونے کے باوجود چپ رہے۔ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر تھا نیتن یاہو، لیکن اس کے اوپر بہت سارے ایسے کیس تھے جس کی وجہ سے اس کو جیل جانے خطرہ تھا، کیونکہ اسرائیل کا ایک بھی ایسا پرائم منسٹر شاید نہیں ہے جو بغیر جیل کا ہوا کھانے سے بچاؤ، لائک ہمارے پاکستان ایسا وزیر نہیں رہا جو اس نے جیل کی ہوا نہیں کھایا۔ نیتن یاہو نے پتہ ہونے کی وجہ کیا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ تم گئے اوپر تو اوپر نہیں۔ اور نیتن یاہو کے اوپر بہت سارے ایسے کیس تھے جس کی وجہ سے وہ مجبور تھا بھائی کچھ کر نہیں سکتے، جیل کی ہوا کھانا اس کے لیے مجبور ہونا پڑتا۔ بہت سارے ایسے پروٹیسٹ کیے گئے نیتن یاہو کے خلاف، اس میں سے ہے سیگار، شیمپین شیمپو نہیں بھائی، شیمپین جو کہ فرانس سے آتا تھا، ایک کے چرس نما چیز تھا جو کہ فرانس آلریڈی خلاف تھا امریکہ کے، اینڈ آلسو اس میں شامل ہے بریسلیٹ اس کو کہیں گے بھائی کیا انگن، لیکن مجھے یہ پوائنٹ سمجھنے سے اس کے تمباکو نشی بھی اس نے یوز کیا بھائی فرانس سے، اس نے چرس بھی منگوا لیا، اینڈ بھائی اس نے وہ کنگن سے کرنا کیا تھا، وہ کنگن سے کیا کرتے یار، اینڈ وہ جو کنگن ہوتے تھے وہ سلور اینڈ آلسو گولڈن کے ہوتے تھے، کیونکہ اسرائیل میں گولڈن جو ہوتا ہے بہت وافر مقدار میں ملتا ہے، اینڈ آلسو جوڈیشل پروسیڈنگ میں بھی اس کا ہاتھ تھا، لیکن اس کے خلاف ابو جوش میں تقریباً سینکڑوں لاکھوں لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اس کے باوجود وہ ایک پھنس چکا تھا، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری تھا۔ فلسطین کی جو پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ، اس نے کہا کہ بھائی جان دیکھو حماس نے اپنے ڈیفینس کرنا اس کا حق بنتا تھا، اینڈ آلسو جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی ہم نے حملہ نہیں کیا، ہماری کوئی ٹیم یا آرگنائزیشن نے حملہ کیا روس کے اسرائیل کے فلسطین کے اوپر، لیکن آرگنائزیشن نے ایک بار کیا تھا، لیکن 2 ہفتے تک لگاتار بم گرانا یہ کہا کہ آرگنائزیشن ہو سکتی ہے۔ اینڈ آلسو یونائٹڈ کنگڈم کا جنرل تھا، اس نے کہا کہ حماس اسرائیل جو ابھی کر رہا ہے یہ ایک دہشت گردی نہیں تو کیا، اینڈ آلسو بہت سارے ایسے اس کے رسپانس ملے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کر رہا ہے بالکل غلط ہے، اور اس کے بدلے میں ایک اور ایکشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایران کا جو کہ پکا ساتھی ہے، اینڈ یہ بات صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایران ہمیشہ سے حماس کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ دیتا رہا ہے، اینڈ حماس کے لیے جو پرووائڈ کرتا تھا میزائل سے راکٹس، اینڈ صاف کا یہ بیان اگر اسرائیل اپنی ملٹری کو گھسا دیتا ہے، گورون کی جنگ ہوگی تو بیان اس کو جواب دینے ہوگا کسی اور طرح، ہم انٹر ہوں گے مصر میں اور مصر سے انٹر ہو جائیں گے کہاں، اسرائیل میں، اسرائیل نام و نشان مٹائیں گے، اینڈ آلسو چین نے بھی تو یہ کہا تھا کہ بھائی اقوام متحدہ بالکل چپ کھڑے، اس کی وجہ کیا ہے، انٹر ہوتی حزب اللہ یعنی کہ ایک ایسا خطرناک یعنی پاورفل آرگنائزیشن ہے، یعنی کہ ملٹری پاور کہہ سکتے، ملٹری پاور ہے جس کے ہاتھ میں، وہ ہے وجہ لبنان کے حزب اللہ اور اسرائیل کی آلریڈی جنگ ہو چکی ہے 2005 یا 2006 میں 1 مہینے کی جنگ ہو چکی ہے، لیکن اس نے بھی کہا ہے کہ بھائی جان
हालात इससे ज्यादा बुरा हो जाएगा, जंग बंदी नहीं किया जाएगा तो हमें इंटर होने से कोई नहीं बचा सकेगा। एंड या इंडिया कैसे तबाह हो सकता है, इंडिया के बारे में कहते हैं। इंडिया का नरेंद्र मोदी था वो सबसे पहले पहुंच गया इसराइल। 3rd या 4th नंबर पर इंडिया बयान एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट करता है इसराइल से। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो $1.4 बिलियन का डायमंड से वो एक्सपोर्ट करते हैं। एंड अगर रिफाइंड पेट्रोलियम की बात की जाए तो $548 मिलियन से। अगर राइस की बात की जाए तो $54 मिलियन 26 ईयर की। तो अगर हम बात की जाए 1985 में जो माल एक्सपोर्ट होता था इंडिया से इसराइल वो तकरीबन $234 मिलियन पर था, लेकिन अभी उससे बढ़कर हुआ है 2021 में हुआ है कि ना $3.39 बिलियन हो चुका है। एंड उसका जो एनालाइज्ड रेशो है 10.8 बनता है। एंड यहाँ सबसे बढ़ती है मुझे ये समझने है कि इंडिया के पास इतना सारे डायमंड है तो हम भी जाना चाहिए भाई, इस तरह लाएं इस तरह खाएं भाई, उतने डायमंड है इंडिया के पास। इंडिया की और करने की क्या जरूरत है भाई, डायमंड इंडिया के पास है। एंड इसराइल भी किसी से कम नहीं, और इसराइल ने कितना डायमंड लगाए इंडिया को एक्सपोर्ट किया, तकरीबन इंडिया ने इसराइल को डायमंड एक्सपोर्ट किया 1.4 बिलियन, लेकिन इसराइल ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया $2.88 बिलियन, यानी कि सोच भी नहीं सकते यार उतने डॉलर डायमंड से भेजे इंडिया। अगर बात की जाए इसराइल इंडिया को सपोर्ट करता है नेविगेशन इक्विपमेंट्स एंड आल्सो बयान उसमें शामिल है ब्रॉडकास्ट एक्सेसरीज की जाए। इसराइल का इंडिया के सपोर्ट का एनालाइज जो रेशो था वो 9.12% होता है, लेकिन इंडिया का बनता है 10.8 की लगभग। तो शायद आप समझ सकते हो इतने एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रहा है। अगर ऐसा होने की ये तो कन्फर्म है कि अगर जंग के बीच इकोनॉमिक्स बहुत डाउन चली जाती किसी भी मुल्क के, लेकिन इसराइल इंडिया को भी लपेट में ले रहा है। कहूँगा कि हमें दुआ करना चाहिए, हमसे जितना हो सके हमें कोशिश करना चाहिए जंग बंदी की और जिसका हक उस हक मिलने का। लेकिन जंग का वर्ड सिर्फ वर्ड के जंग कहने में आसान, अगर जस्ट इमेजिन करें कि हमें अगर टाइम दिया जाता, अगर हमें पता होता है कि हमारे बिल्डिंग के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट के बाद बमबारी होने वाली है, तो क्या आप चैन से कभी सो सकते हैं या चैन से कहीं बैठ सकते हैं, या आपकी सामने आपकी फैमिली जान बहक हो जाए तो क्या आप पर क्या बीतती होगी। जस्ट इमेजिन करें मासूम की जान जाना, हम कभी कोई नहीं चाहता होगा कि किसी का खून रेजी हो जाए। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि इसका हल निकल जाए कहीं से। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ और था, कुछ और निकला, क्योंकि भाई मैंने मेरा जो कंटेंट है मैंने स्विच किया अपने चैनल को, और मैंने जो बैकग्राउंड है भाई बैकग्राउंड का सेटअप कुछ अच्छा नहीं है फिलहाल, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन आई हैव ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन, बट ग्रीन स्क्रीन से नहीं हुआ मेरे जो पीछे था, लेकिन मैंने इसको इसी तरह बना लिया क्योंकि चंद दिनों बाद मेरा सेटअप हो जाएगा। और मैंने जो कंटेंट है ना कुछ अजीब से कंटेंट आने वाले, आज का थोड़ा कोई अलग टॉपिक था तो सीरियस टॉपिक था, आज के बाद सीरियस वाला टॉपिक नहीं आएंगे, ऐसे वाला टॉपिक आएंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार दबाएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बहुत सारा अल्लाह हाफिज़।